अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अब व्हाट्सएप ने जो नई अपडेट जारी की है उसको लेकर पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। तेज़ी से लोग व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ नए सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। इनमें टेलीग्राम और एक और ऐप आया हुआ है सिग्नल। तो सिग्नल पर भी लोग तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग भी सिग्नल पर ही जा रहे हैं। तो इससे खासा नुकसान होने वाला है व्हाट्सएप को। लेकिन फ्रेंड्स, भारत सरकार व्हाट्सएप की इन बदली हुई नीतियों की समीक्षा करने जा रही है। तो खबर यहाँ पर यह है कि सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में घोषित निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि समीक्षा ऐसे समय पर की जा रही है जबकि व्हाट्सएप के हालिया विवादास्पद बदलावों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके तहत व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं के डेटा को फेसबुक के अन्य उत्पादों और सेवाओं से जोड़ा गया है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मंच के हालिया कदम के प्रभाव पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार जो है विस्तार से किया जाएगा और उस पर समीक्षा भी की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 2020 और 2021 में चीन से विवाद के बाद बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो मतलब इस तरीके के ऐप थे उनको बैन किया है। तो अभी व्हाट्सएप जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ऐप है। लेकिन अगर इसमें भी कुछ रिस्क नज़र आता है तो कुछ भी हो सकता है। कई प्रौद्योगिकी दिग्गजों मसलन एलन मस्क ने सिग्नल जैसे अन्य मंचों का इस्तेमाल करने की वकालत की है। तो भारत में कई उद्योगपतियों, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम ने कहा कि वे व्हाट्सएप के प्रतिद्वंदी मंचों पर स्थानांतरित होंगे। व्हाट्सएप ने कहा कि उनके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए प्रयोगकर्ताओं को नई शर्तों और नीति पर 8 फरवरी तक सहमति देनी होगी। तो ये खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। लोग तेज़ी से व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद कर रहे हैं और अदर जो सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। गोपनीयता नीति के कारण विवादों में घिरी व्हाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे अच्छी तरह से पता है कि कंपनी को उपयोगकर्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए उसे सिग्नल जैसी प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। और इसके लिए व्हाट्सएप, अब आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बड़े बड़े विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन एक बार जब ऐसी खबरें निकल के आ जाती हैं कि सेफ़ नहीं है डेटा, तो लोग उसका परित्याग करने में टाइम नहीं लगाते हैं। फिर फ्रेंड्स, एक खबर ये भी है जो कि एलटी ग्रेड परीक्षा से जुड़ी हुई है। इसमें ये जो खबर निकल के आ रही है ये कला वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर कला वर्ग में कुल 458 चयनित थे, जिसमें 187 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी को मतलब छिपा कर आवेदन किया था। फिलहाल अंतिम रूप से परिणाम जब जारी किया गया तो उसमें ये लोग चयनित भी थे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मालूम हुआ कि 187 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास इस विषय के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है। बाहर किए गए इन अभ्यर्थियों को सूचना आयोग ने नोटिस के माध्यम से दे दी है और 187 में से 112 पुरुष और 73 महिलाएं हैं। इनके अलावा कला विषय में 41 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभिलेखों के सत्यापन में अनुपस्थित रहे, लिहाजा इन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार अब इस विषय में कुल 228 पद रिक्त हो गए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के जरिए ये 228 पद भी भरे जाएंगे। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी होने जा रही है। तो भर्ती में आपको बता दें कि कला के कुल 470 पद थे। आयोग ने इन 2 विषयों का परिणाम रोकते हुए 468 पदों के लिए परिणाम जारी किए थे। बता दें कि इस विषय के लिए चयनित 97 अभ्यर्थियों की डिग्री और प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर पेच फंसा हुआ है। आयोग ने एनसीटी और यूजीसी को पत्र लिखकर पूछा है कि इनके डिग्री और प्रमाण पत्र इस पद के लिए निर्धारित योग्यता के समतुल्य हैं या नहीं। फैसला रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। तो वहीं पर अगर बात हम करें वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर वैसे तो आयोग प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, पर जिस भर्ती में केवल एक प्रकार का पद हो यानी कि एकल संवर्ग, उसमें प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान है। कला विषय में अयोग्यता और अनुपस्थिति की वजह से जो पद रिक्त हुए हैं उसे प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा, कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, ये कहा है सचिव लोक सेवा आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर फ्रेंड्स। तो अगली खबर ये है कि सीटीईटी की परीक्षा जो कि 31 जनवरी को होने जा रही है, उसमें स्वस्थ होने का घोषणा पत्र लेकर जाना होगा अभ्यर्थियों को। तो 31 जनवरी को होनी है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
और परीक्षा केंद्रों पर एक कमरे में 12 अभ्यर्थी ही रहेंगे। कोरोना के कारण निर्धारित समय से 6 महीने देरी से 31 जनवरी को होने वाली सीटेट में अभ्यर्थियों को खुद के स्वस्थ होने का घोषणा पत्र लेकर जाना होगा। सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों के लिए कोविड घोषणा पत्र लाना अनिवार्य किया है और अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र अपने साथ रखना होगा कि उन्हें जुकाम, बुखार, सांस लेने में समस्या आदि नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणा पत्र दिखाना होगा और एनसीटी की ओर से सीटीईटी की वैधता आजीवन किए जाने के बाद पहली बार परीक्षा होने जा रही है। प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्रों पर तकरीबन 69,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, 9:30 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4:30 बजे तक। सीबीएसई की क्षेत्रीय अधिकारी श्वेता अरोड़ा ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। एक कमरे में 12 अभ्यर्थियों के ही बैठने की व्यवस्था की गई है। तो सारी तैयारियों के साथ 31 जनवरी को परीक्षा है, जिसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, आज से सीटेट के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की जा रही है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये बहुत ही लाभकारी रहेगा आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर ये और भी निकल के आ रही है कि यूपी SSSC में जो 50,000 भर्तियाँ होने जा रही हैं, ये भर्तियां अब पंचायत चुनाव के बाद होंगी, लेकिन भर्तियां होने वाली हैं और इसमें जो पहला चरण होगा वो अप्रैल के अंत में होगा। यानी कि पीईटी की जो परीक्षा होगी वो अप्रैल के अंत में कराई जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी तैयार कर लिया गया है, जिसको शासन को भेज दिया गया है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय कर लिया है और उसे शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है अगर आपने उत्तर गलत दिया तो 1/4 अंक इसका काटा जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है और अब आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी करनी है, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बम्पर भर्तियाँ होंगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्तियाँ करने की हैं। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के बाद आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा और पाठ्यक्रम जो है ये जारी कर दिए हैं। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह ख के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिनियम यानी कि EWS एक्ट 2020 को अधिसूचित करते हुए सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। इस अधिनियम को सरकारी भर्तियों में 1 फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है। लिहाजा आयोग ने संबंधित विभागों को उनके अध्याचन वापस भेजते हुए उनमें उत्तर प्रदेश सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अनुसार भी आरक्षण का प्रावधान कर संशोधित अध्याचन भेजने के लिए कहा था। आयोग को अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 25,000 रिक्त पदों के लिए अध्याचन मिल गए हैं, जिनमें 15,000 पदों के लिए भेजे गए संशोधित अध्याचन परीक्षण के लिए बात सही है या कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने को कहा गया है। यानी कि लगभग कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती इस साल यूपी SSSC के माध्यम से परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। और वहीं पर यूपी PSC के परीक्षा कैलेंडर का अभ्यर्थियों को इंतजार है, क्योंकि अभी जनवरी का लगभग 1 पखवाड़ा बीत गया है और अभी तक यूपी PSC का जो कैलेंडर है वो जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि नए साल में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं और उनकी परीक्षाएं कब होंगी। यूपी PCS 2021 के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोअर PCS के भी पद इस साल मिलने की पूरी संभावना है। तो ये परीक्षाएं कब होंगी, किस प्रकार से होंगी, इनका शेड्यूल क्या होगा, अभ्यर्थी इसको जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा तब तक कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, बात ये है कि अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, इनको क्रैक करना चाहते हैं, तो कुछ समय आपको पर्याप्त नहीं होता है। आपको अभी से लगना होगा और पूरी अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो देखिए कि इसका जो कैलेंडर होगा वो कब तक जारी होगा। हालांकि अभी जो है सूचना यही प्राप्त हो रही है कि 2021 का जो परीक्षा कैलेंडर है वो अभी नहीं बना है, तैयार होते ही अविलंब जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को भी आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि वो उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को करते हैं। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि गूगल ने कई लोन ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए हैं। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा भी दिया है। प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी से इन ऐप को लेकर चिंता जताई थी। गूगल ने गुरुवार को कहा कि जो ऐप उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने शेष ऐप के डेवलपर से कहा है
कि वे यह दर्शाएं कि किस तरीके से स्थानीय कानूनों और नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उत्पादों तक सुरक्षित अनुभव प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी वैश्विक उत्पाद नीतियाँ इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन और क्रियान्वित की जाती हैं। हम प्रयोगकर्ता की सुरक्षा में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि गूगल ने यह नहीं बताया कि उसने किन ऐप को हटाया है। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि हमने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की। इनको लेकर उपयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने चिंता जताई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।